नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू हो, एएफओ हो, आईबीपीएस, टीजीटी, पीजीटी, यूपी कैटेट, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हम रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं, आज जो हमारी क्लास रहने वाली है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। यानी कि दलहनी फसलों में जो कि मूंग और मोट से क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि इस वीडियो के अंदर मूंग और मोट दोनों को एक साथ कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, मूंग और मोट दोनों को एक साथ कंप्लीट करा दिया जाएगा। ये आपको यहाँ पर कंप्लीट वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। यानी कि दलहनी फसलों में ये भी दो क्रॉप्स हैं जो कि मूंग और मोट काफ़ी मुख्य क्रॉप मानी जाती हैं। इससे बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से मूंग का वानस्पतिक नाम क्या होता है। ठीक है, आपको बताना है कि मूंग का वानस्पतिक नाम क्या होता है। देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है विग्ना रेडिएटा, विग्ना मूंगो, तीसरा लेंस एस्कुलेंटा, पाइसम सेटाइवम। इन चारों में से आप लोग बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो लोग आंसर दे रहे हैं वो लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। यानी कि मूंग का वानस्पतिक नाम हो जाएगा विग्ना रेडिएटा। बात करते हैं विग्ना मूंगो, ये किसका वैज्ञानिक नाम है। ये हो जाएगा उड़द का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, ये हो जाएगा उड़द का वैज्ञानिक नाम, ये आपको याद होना है। उसके बाद लेंस एस्कुलेंटा, ये किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ये मसूर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ठीक है, मसूर एक दाल होती है, उसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा लेंस एस्कुलेंटा। उसके बाद बात कर लेते हैं पाइसम सेटाइवम, ये हो जाएगी यानी कि दालों की रानी। ठीक है, दालों की रानी किसे कहा जाता है ये आपको याद होना चाहिए। तो मटर को दालों की रानी कहते हैं। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, पाइसम सेटाइवम हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दोस्तों, यदि आपको एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आप लोगों का परिवार है, यह परिवार सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मूंग का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ठीक है, आपको बताना है मूंग का उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, मैक्सिको या भारत। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया जो होता है ये चावल का उत्पत्ति स्थान माना गया है, ये आपको याद होना चाहिए। दक्षिणी पश्चिमी एशिया जो दिया हुआ है ये हो जाएगा आपका जो गेहूं का उत्पत्ति स्थान। ठीक है, गेहूं का उत्पत्ति स्थान आपका हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी एशिया। सिर्फ इसमें पश्चिमी लिखा हुआ है, इसमें पूर्वी लिखा है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। पूर्वी अगर दे रहा है तो चावल का हो जाएगा, पश्चिमी अगर दे रहा है तो गेहूं का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं मैक्सिको। मैक्सिको में जो उत्पत्ति स्थान है किसका हो जाएगा, मक्का का। मक्का का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको यानी यूएसए। भारत में उत्पत्ति स्थान किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा मोट का हो जाएगा। उसके बाद आप याद रखेंगे उड़द का उत्पत्ति स्थान भी आपका भारत हो जाएगा और मूंग का उत्पत्ति स्थान भी आपका हो जाएगा भारत। तो यहाँ पर जो लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भारत में मोट, उड़द और मूंग तीनों का उत्पत्ति स्थान इंडिया बताया गया है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मूंग में गुणसूत्र संख्या पाई जाती है 14, 16, 24 या 22। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं चना के। चना का आप लोग बताइए क्रोमोसोम नंबर कितना होता है। तो 2n बराबर 14 होता है किसका, देसी चना का। ठीक है, चना दो प्रकार का होता है, एक काबली चना, एक होता है देसी चना। तो यहाँ पर देसी चना का होता है 2n बराबर 14 और यहाँ पर काबली चना का हो जाएगा, काबली चने का उत्तर दीजिए कितना हो जाएगा। तो काबली चने का हो जाएगा 2n बराबर 16। ठीक है, इसका
क्रोमोजोम नंबर हो जाएगा 2n बराबर 16। तो यहाँ पर पूछा है मूंग का, तो मूंग का हो जाएगा करेक्ट आंसर डी। ठीक है, 2n बराबर 22 होता है मूंग का, और यहाँ पर 24 दिया है, ये हो जाएगा धान का। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से गोल्डन ग्राम किसे कहा जाता है? चना को कहा जाता है, मूंग को कहा जाता है, अरहर को कहा जाता है, या मोट को कहा जाता है। बात कर लेते हैं चना को किस किस नामों से जाना जाता है। तो आप लोगों को पता है चिकपी के नाम से भी जाना जाता है चना को। ठीक है, और किस नाम से जाना जाता है? दलहनों का राजा भी। ठीक है, दलहनों का राजा भी इसको कहा जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और किस नाम से भी जाना जाता है? और एक नाम और है, इसको बंगाल ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बंगाल ग्राम के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। बात कर लेते हैं मूंग को। मूंग जो कि इसको किस नाम से जानते हैं? ग्रीन ग्राम। ठीक है, ग्रीन ग्राम के नाम से भी इसको मूंग को जाना जाता है। एक और नाम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है यानी कि गोल्डन ग्राम। ठीक है, गोल्डन ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अरहर। यहाँ पर अरहर जो दिया हुआ है, अरहर को भी आपका उपनाम याद होने चाहिए। अरहर को तुर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तुर कहते हैं, और केंडालू के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। रेड ग्राम के नाम से जानते हैं अरहर को, और पिगन पी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कबूतर मटर कहते हैं। ठीक है, अरहर इन नामों से जाना जाता है। तो भारत की जो प्रमुख दलहनी फसल है वो हो जाएगी चना, उसके बाद अरहर सेकंड नंबर पर आएगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मूंग में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, परसेंटेज में बताना है कि मूंग के अंदर प्रोटीन की परसेंटेज कितना होता है। 21.1%, 22.5%, 24% या 20%। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 21.1% जो पाया जाता है, ये चना के अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। 22.5 जो परसेंटेज पाई जाती है, मटर के अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। और यहाँ पर 24% दिया हुआ है, तो 24% जो दिया हुआ है ये हमारी मूंग के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मूंग की बीज दर कितनी होती है। ठीक है, दो चीज़ें आपको बता दें, एक होता है मूंग, एक होता है मोट। ठीक है, एक होता है मोट। तो आपको ये बताना है कि बीज छोटे किसके होते हैं। बीज मूंग के छोटे होते हैं या मोट के छोटे होते हैं। तो छोटे जो बीज होते हैं ये मोट के हो जाएंगे। ठीक है, इसके छोटे हो जाएंगे और इसके बड़े होते हैं। जिसके बीज बड़ा ही होते हैं उसकी बीज दर थोड़ी अधिक लगती है, और जिसकी बीज छोटे होते हैं उसकी बीज दर कम लगती है। इन सब चीज़ों को आपको याद होना चाहिए। तो देख लेते हैं मूंग में बीज दर कितनी लगती है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट, यानी कि 12 से लेकर 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और 8 से 10 किलोग्राम जो यहाँ पर बीज दिया हुआ ये किसके लगेंगे? ये क्योंकि छोटे बीज होते हैं तो ये हो जाएंगे मोट के। ठीक है, किसके हो जाएंगे? ये मोट जो दलहनी वाली फसल है उसके हो जाएंगे। और यहाँ पर दिया है 20 से लेकर 25 किलोग्राम, ये हो जाएगा मक्का का सीड रेट हो जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है खरीफ मूंग की बुआई का उपयुक्त समय क्या है? मध्य फरवरी से मध्य मार्च, जून से जुलाई, सितंबर से अक्टूबर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें जायद की जो बुआई की जाती है, जायद की बुआई करने के लिए कब करते हैं? फरवरी से लेके मार्च तक बुआई करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पर खरीफ पूछा है, तो खरीफ में जो बुआई करते हैं वो कब करते हैं ये भी आपको याद होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जून से लेके जुलाई के समय खरीफ में बुआई करते हैं मूंग। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। IPM 0203 किस्म किसकी है? चना की है, मूंग की है, मोट की है या मसूर की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि IPM 0203 ये हो जाएगी मूंग की, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी GM4 भी दे देता है, तो ये भी किस्म किसकी है? ये भी मूंग की है। ये आपको याद रखना है, यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मूंग में
पर्णकुंचन रोग का वाहक कौन है? ठीक है, पर्णकुंचन जो रोग है ये किसके कारण होता है? तो ये आपको याद होना चाहिए, वायरस डिजीज है। ठीक है, वायरस के कारण होता है। तो इसको फैलाने वाला, प्रसार करने का काम कौन करता है? पर्णकुंचन को लीफ कर्ल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो इसका वाहक जो हो जाएगा ये हो जाएगा सफ़ेद मक्खी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाहक का काम करती है। कभी कभी सफ़ेद मक्खी ना देकर तो इसका वैज्ञानिक नाम दे देता है, तो वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है, बेमेसिया टेबेसी। ठीक है, बेमेसिया टेबेसी इसका वैज्ञानिक नाम होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो बैगन में अभी कुछ एग्जाम हुए थे एग्रीकल्चर के, उसमें पूछा था बैगन में जो लिटिल लीफ लगता है वो किसके कारण लगता है? ठीक है, लिटिल लीफ जो रोग लगता है ये किसके कारण लगता है? तो ये आपको बताना है। तो ये माइकोप्लाज्मा के कारण लगता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा के कारण लगता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मूंग में अंकुरण होता है ईपीजीएल टाइप का कि हाइपोजीएल टाइप का कि ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ईपीजीएल टाइप की होती हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि ये खरीफ वाली दाल की फसल है। ठीक है, ये आपको याद है। आपको बताए थे जितनी भी खरीफ की दलहनी फसल होती हैं सब में जो होती हैं अंकुरण किस टाइप का होता है? ईपीजीएल टाइप का होता है। ठीक है, लेकिन एक अपवाद आपको याद रखना है। वो अपवाद कौन सा हो जाएगा? वो अरहर को आप याद रखेंगे। ठीक है, अरहर को याद रखेंगे। और जितनी भी रबी वाली क्रॉप्स होती हैं दलहनी वाली, वो कैसी हो जाएंगी? वो हाइपोजीएल टाइप्स की हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, उस अपवाद को, इसको भी अपवाद को याद रखेंगे, जो कि बार बार एग्जाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, राजमा को आप याद रखेंगे। राजमा जो है ये आपका ईपीजीएल हो जाएगा, और जो इसमें अरहर है ये हाइपोजीएल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मूंग में लाइन से लाइन की दूरी और पौध से पौध की दूरी कितनी रखते हैं? 20 × 10 सेंटीमीटर, 15 × 10 सेंटीमीटर, 30 × 10 सेंटीमीटर या 40 × 10 सेंटीमीटर। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एक चीज़ बता दें, जितनी भी सामान्य दलहनी वाली फसलें होती हैं सबकी दूरी कितनी रखी जाती है? 30 × 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। ये आपको याद होना चाहिए, चाहे वो आपका मूंग हो जाए, चाहे आपका उड़द हो जाए। ठीक है, चाहे उड़द, सबकी दूरी कितनी रखते हैं ये आपको याद होना चाहिए, 30 × 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है आईआईपीआर कहाँ स्थित है? ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहाँ पर स्थित है? झांसी उत्तर प्रदेश, बेंगलोर कर्नाटक, भोपाल मध्य प्रदेश या कानपुर उत्तर प्रदेश। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं झांसी के अंदर क्या स्थित है, यानी कि एक फ्री। ठीक है, EGFRI। ठीक है, एगे फ्री, यानी कि जो चारा अनुसंधान संस्थान है ये आपका झांसी में हो जाएगा। बेंगलोर हसरगट्टा में क्या स्थित है? IIHR। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, IIHR भी पूछता है। भोपाल के अंदर भी आपको याद रखना है कौन सा अनुसंधान स्थित है, यानी कि IISS। ठीक है, ये भोपाल के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बचा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से RMO 40 किस्म है? मूंग की है, मोट की है, चना की या मसूर की है? तो इसके साथ आप कुछ किस्मों को और याद रखेंगे, जैसे RMO 40 को याद कर लेंगे, उसके बाद RMO 27 को याद कर लेंगे, उसके बाद जड़िया पूछता है, बहुत बार एग्जाम पूछा है जड़िया किसकी किस्म है, इसको भी याद कर लेंगे, और ज्वाला भी पूछ लेता है ज्वाला किसकी किस्म है। ठीक है, इन सब किस्मों को आप याद कर लेंगे। जितनी भी ये किस्में हैं ये किसकी किस्म हो जाएंगी ये आपको याद होना चाहिए। तो ये किस्म हो जाएंगी यानी कि मोट की। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोग बी ऑप्शन दिए हैं आंसर वो लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पीछे करवा चुके हैं, बताए भी हैं 1-2 बार। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसका आंसर दीजिए।
क्वेश्चन कह रहा है मोट के पुष्पक्रम को कहा जाता है, पेनिकल कहा जाता है, स्पाइक कहते हैं, या एक्सेलरी रिसेम कहते हैं, या साइमोस कहते हैं। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पेनिकल के बारे में आप लोग जानते हैं कि पेनिकल किसका पुष्पक्रम है, धान का हो जाएगा। स्पाइक किसका हो जाएगा, ये गेहूं का हो जाएगा, ठीक है, गेहूं का पुष्पक्रम हो जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए। और जौ का भी आपको याद होना चाहिए, इसका भी पुष्पक्रम जो होता है स्पाइक कहलाता है। एक्सेलरी रिसेम किसका होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मोट का जो पुष्पक्रम होता है एक्सेलरी रिसेम होता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं साइमोस किसका होता है। साइमोस भी बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, यानी कि तिल का पुष्पक्रम क्या होता है, साइमोस होता है। और अलसी का पुष्पक्रम भी क्या होता है, ये भी साइमोस होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में मोट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। इन चारों में से बताइए कौन सा राज्य जो मोट उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो मोट उत्पादन करने वाला राज्य है वो हो जाएगा राजस्थान, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्यों ध्यानपूर्वक पढ़ना, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है, ठीक है। निम्नलिखित में से C3 पौधा नहीं है, ठीक है, C3 पौधा नहीं है, और एक इसमें प्लांट जो है C4 प्लांट है। आपको बताना कौन सा है, मूंग है, मोट है, गेहूं है या बाजरा। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मूंग जो होता है ये भी C3 प्लांट है, मोट भी C3 प्लांट है और गेहूं भी C3 प्लांट है। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो बाजरा जो होता है, बाजरा को ले लीजिए, ज्वार को ले लीजिए और मक्का है, ठीक है, मक्का, इसके साथ में गन्ना, ये सब जितने भी क्रॉप्स हैं ये सब कैसी हैं, C4 प्लांट हैं, ठीक है, यानी कि C4 प्लांट है। तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मूंग और मोट के लिए पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताना है पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको बताना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मूंग और मोट के लिए पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं, 10 मीटर, 5 मीटर, 50 मीटर, 30 मीटर, 1000 मीटर या 200 मीटर या 400 मीटर, 200 मीटर। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पर 400 दिया हुआ है, तो 400 जो दिया हुआ है ये हो जाएगा मक्का का आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर 1000 जो दिया हुआ है ये हो जाएगा आपका बाजरा का भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया हुआ है क्या नाम है, मूंग और मोट का पूछा है, ठीक है, मूंग और मोट का, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूंग के लिए रखते हैं 10 मीटर और मोट के लिए रखते हैं 5 मीटर, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मूंग का परीक्षण भार कितना होता है, ठीक है। आपको बताना है टेस्ट वेट मूंग का कितना होता है, 21 ग्राम, 35 ग्राम या 34 ग्राम। 34 से ये 36 ग्राम रहेगा, ठीक है, इसको आप सही कर लेना। 34 से लेके 36 ग्राम यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में। उसके बाद 55 ग्राम, ठीक है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ बात करते हैं 21 ग्राम जो होता है ये बासमती धान का होता है, ठीक है। किसका होता है, बासमती धान का होता है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद 35 ग्राम यहाँ पर दिया है, ये हो जाएगा सरसों का, ठीक है, सरसों का आपको याद होना चाहिए। सरसों का 3 से 5 ग्राम होता है। और यहाँ पर दिया है 34 से लेके 36 ग्राम जो होता है, यानी कि सी ऑप्शन जो है ये हमारा हो जाएगा मूंग का, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 ग्राम जो दिया हुआ है यहाँ पर हो जाएगा लगभग सोयाबीन का, ठीक है, सोयाबीन का ये हो जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और याद कर लेंगे, यानी कि 5 से 7 ग्राम अगर पूछे तो ये हो जाएगा बाजरा का, ठीक है, बाजरा का हो जाएगा, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चनों की संख्या अधिक है इसलिए थोड़ा हम जल्दी करवाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो अगर लंबी बन जाती है तो अपलोड करने में भी थोड़ा दिक्कत आता है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दलहनी फसलों की जलमांग कितने होता है, ठीक है। यहाँ पे जलमांग रहेगा, जलमांग कितना होता है ये आपको बताना है। तो 450 से लेकर 650 mm,
1500 से लेके 2500 mm, 700 से लेके 1300 mm या 350 mm। तो इस पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। 450 से लेके 650 mm जो होता है ये होता है गेहूं का, ठीक है, गेहूं की जल मांग इतनी होती है। और यहाँ पर दिया हुआ है 1500 से लेके 2500, ठीक है, ये हो जाएगा गन्ना का, ठीक है, गन्ना का भी आप याद रखेंगे। 700 से लेके 1300 ये आप याद रखेंगे कपास का, ठीक है, कपास का जल मांग इतना होता है। और बचा है डी ऑप्शन 350 mm, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मूंग की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है? पंत मूंग 2, MUM2, CO4 या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 21 आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का निम्नलिखित में से मोट का वानस्पतिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम बताना है आपको मोट का। कैजनस कैजान, विग्ना मुंगो, विग्ना एक्नोटिफोलिया या विग्ना रेडिएटा। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं कैजनस कैजान, यहाँ पर ये किसका वैज्ञानिक नाम है? ये हो जाएगा अरहर का वैज्ञानिक नाम, ठीक है, अरहर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। इसको रेड ग्राम के नाम से जाना जाता है, पिगन बीन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। विग्ना मुंगो ये किसका वैज्ञानिक नाम है? ये हो जाएगा यानी कि उड़द का, ठीक है, उड़द को विग्ना मुंगो कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। इसको ब्लैक ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद यहाँ पर सी ऑप्शन दिया है विग्ना एकोनिटिफोलिया, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मोट का, ठीक है, ये हो जाएगा मोट का। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो लोग सी ऑप्शन बता रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो मोट का कुछ अन्य नाम भी है, उसको भी आप याद कर लेंगे, जैसे टर्किश बीन कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? टर्किश बीन के नाम से भी जाना जाता है, टर्किश बीन कहते हैं। एक आप याद रखेंगे मोट बीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? मोट बीन के नाम से भी जाना जाता है इसको। और एक मैट बीन के नाम से जानते हैं, ठीक है, एक मैट बीन के नाम से भी जाना जाता है। तो मोट के उपनाम आपको याद होना चाहिए सभी। विग्ना रेडिएटा यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा मूंग का, ठीक है, ये हो जाएगा मूंग का हो जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए। मूंग के उपनाम यानी कि गोल्डन ग्राम के नाम से किसे जाना जाता है? मूंग को कहते हैं। और ग्रीन ग्राम के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी मूंग को जाना जाता है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है मूंग और मोट का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? पेनिकल कहलाता है, स्पाइक कहलाता है या एक्सेलरी रिसेम कहलाता है या एक्सेलरी कहलाता है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं पेनिकल किसका किसका होता है, ये आपको याद होना चाहिए। धान का पुष्पक्रम पेनिकल होता है। स्पाइक किसका होता है? तो ये हो जाएगा जौ का और गेहूं का, ठीक है, इन दोनों का पुष्पक्रम स्पाइक होता है। एक्सेलरी रिसेम किसका होता है? ये हो जाएगा मूंग और मोट का, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सेलरी किसका होता है? तो ये हो जाएगा कपास का, ठीक है। इन चारों ऑप्शन आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है। इससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए चैनल को आप लोगों को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। तो अगर आप लोग नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और लोगों तक, अपने यार दोस्त मित्र जो भी हैं सबके पास इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोट में पीला मोजेक किसके कारण आता है? ठीक है, मोजेक यहाँ पर शब्द आया है तो आप लोग जान जाएंगे किसके कारण होता है मोजेक। ये वायरस के कारण होता है, ठीक है। मोजेक जितने भी आएंगे सब वायरस के कारण आएंगे, ये आपको याद होना चाहिए। किसके कारण इसका फैलाव होता है ये आपको बताना है, ठीक है। किसके कारण इसका फैलाव होता है ये आपको बताना है, या वाहक कह सकते हैं कि कौन सा इसको फैलाने का कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वाहक का काम करता है कौन? सफ़ेद मक्खी करता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके कारण होता है यहाँ पर पूछा है तो ये वायरस के कारण होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वाहक का अगर पूछे तो सफ़ेद मक्खी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर।
क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से जड़िया और ज्वाला किसकी किस्म है? मूंग की है, मोट की है, अरहर की है या उड़द की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मोट की हो जाएंगी। ये बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो किस्म है जड़िया और ज्वाला, ये सूखे क्षेत्र के लिए सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है। ये राजस्थान की जोबनेर से निकाली गई किस्म है। ठीक है, कुछ किस्मों को और भी आप याद करेंगे जो मोट की है, जैसे RMO 40 को याद कर लेंगे, बहुत बार पूछा है। एक RMO कितना 225 पूछा है। ठीक है, इसको मरु वरदान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मरु वरदान के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद एक किस्म है RMO 257। ठीक है, 257, इसको भी आप याद कर लेंगे। एक RMO 423, इस किस्म को भी आप याद कर लेंगे। एक RMO 435। ठीक है, इस किस्म को भी आप याद कर लेंगे। ये जो RMO 435 किस्म है, इसको मरु बहार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मरु बहार के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मोट का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया, मैक्सिको, चीन या भारत? तो बात करते हैं दक्षिणी पश्चिमी एशिया। ये आपको याद ही हो गया होगा, गेहूं का उत्पत्ति स्थान माना गया है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। ठीक है, उसके बाद मैक्सिको। मैक्सिको आपको याद होना चाहिए कि मक्के का उत्पत्ति स्थान है, पीछे वाली वीडियो में करवा चुके हैं। चीन किसका उत्पत्ति स्थान है? सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान कहाँ? चीन माना गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। भारत में जो उत्पत्ति स्थान माना गया है वो हो जाएगा मूंग का उत्पत्ति स्थान। ठीक है, उसके बाद मोट का उत्पत्ति स्थान और उसके बाद उड़द का उत्पत्ति स्थान। ठीक है, इन सब का उत्पत्ति स्थान इंडिया माना गया है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है खरीफ में मोट की बीज दर कितनी होनी चाहिए? ठीक है, खरीफ सीजन में अगर हम बुआई कर रहे हैं मोट में, तो कितनी उसकी सीड रेट लगेगी, बीज दर आपको बताना है। तो खरीफ में जो लगेगा बीज दर, ये आपका लग जाएगा कितना? 12 से लेके 15 किलोग्राम। ठीक है, अगर यही जायद का पूछता तो जायद का भी आपको याद होना चाहिए कि 20 से लेके 25 किलोग्राम ये जायद के सीजन में लग जाएगा। ठीक है, अगर हम मोट को मिश्रित फसल के रूप में बो रहे हैं तो हमारा बीज दर कुछ अलग हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 4 से लेके 5 किलोग्राम हो जाएगा मिश्रित फसल के रूप में। ठीक है, अगर हम यही यहाँ पर सीधी बुआई करने के लिए सोचे तो 8 से लेके 10 किलोग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा मोट के लिए। नहीं, ये 8 से 10 किलोग्राम ये मूंग के लिए हो जाएगा। ठीक है, आपको याद होना चाहिए मूंग की बीज दर कितनी होती है? 8 से लेके 10 किलोग्राम, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो खरीफ में पूछा है, तो खरीफ में 12 से लेके 15 किलोग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पे किसी ऑप्शन में 12 से लेके 15 किलोग्राम नहीं दिया हुआ है, तो जो इसके नज़दीकी ऑप्शन रहेगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। यानी कि नज़दीकी में 10 किलोग्राम आ रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। चलिए चलते हैं, ये 8 से 10 किलोग्राम जो लिखाए हैं ये आपका हो जाएगा मूंग का। ठीक है, किसका हो जाएगा? मूंग का हो जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मोट की फसल की बढ़वार के लिए और विकास के लिए औसतन तापमान कितना होना चाहिए? 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, या 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, या 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, या 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान? इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले देख लेते हैं। जो मोट होती है ये खरीफ सीजन की फसल होती है। ठीक है, खरीफ सीजन की फसल होती है, तो इसके लिए गर्मी यानी कि गर्मी के सीजन की फसल है, यानी कि तापमान कैसा रहेगा? तापमान अधिक रहेगा। ठीक है, तापमान कैसा रहेगा? ज़्यादा रहेगा। इस चीज़ को आपको याद होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और, यहाँ पर मोट विकास दिया हुआ है, तो विकास एक किस्म भी है। ठीक है, ये किस्म भी है, किसकी हो जाएगी किस्म? ये भी मोट की एक किस्म है, ये आपको याद होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से ड्यू बीन किसे कहा जाता है? काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मूंग है, मोट है, उड़द है या मसूर है? इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं मूंग जो है, मूंग आपका हो जाएगा
गोल्ड बीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं इसको? गोल्ड बीन के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं मोट को। मोट को टर्किश बीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, टर्किश बीन के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद उड़द को किस नाम से जानते हैं? ब्लैक ग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन दिया, डी ऑप्शन जो है ये, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोट को ही यहाँ पर ड्यू बीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और टर्किश बीन, ड्यू बीन और मैट बीन, इन सभी का नाम है मोट बीन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देखेंगे, मोट के लिए पौधरोपण दूरी रखते हैं 20 × 10 सेंटीमीटर, 30 × 10 सेंटीमीटर, 45 × 10 सेंटीमीटर या 50 × 20 सेंटीमीटर। तो इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं जो जितनी भी सामान्य दलहनी वाली फसलें होती हैं, ठीक है, सामान्य जो दलहनी वाली फसलें होती हैं, दलहनी वाली फसलें जो होती हैं उनकी दूरी रखते हैं 30 × 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 × 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो मोट के बारे में दिया हुआ है, मोट जो फैलने वाली फसल होती है, ठीक है, इसका फैलाव अधिक रहता है, तो ये फैलती है, साइडों से बहुत ज़्यादा फैलती है, तो इसलिए इसकी दूरी अलग हो जाएगी, यानी कि 30 × 10 सेंटीमीटर नहीं रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें जो दूरी रखते हैं 45 × 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग गलती से भी अगर मोट का पूछ रहा 30 × 10 सेंटीमीटर नहीं करेंगे, ये आपको याद करना है। ठीक है, तो ये जो मोट की फसल होती है ये दो चीज़ों को रोकती है, यानी कि जल क्षरण को भी रोकती है और इसमें मृदा क्षरण को भी रोकती है। ठीक है, मृदा क्षरण को भी रोकती है, तो इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कि ये हो जाती है मोट की दलहनी जो फसल है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मोट में प्रोटीन की प्रतिशत कितनी होती है? 21.1%, 22.5%, 18 से 22.5% या 24%। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 21.1% की, ये हो जाएगी चना के अंदर प्रोटीन की मात्रा। 22.5% ये हो जाएगी मटर के अंदर प्रोटीन की परसेंटेज। 18 से लेके 22.5% हो जाएगा, ये हो जाएगा मोट का। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 24% की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा मूंग का, यानी कि 24 से लेकर 25% तक मूंग के अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है GNG 469 किस्म किसकी है? मूंग की है, मोट की है, मसूर की है या चना की? इन चारों में से बताइए कौन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित 2-4 किस्में और हैं, जैसे कि GNG 469, ठीक है, उसके बाद GNG ये है 663, इसको भी आपको याद करना है। GNG ये भी आप याद कर लेंगे 1958, ठीक है, ये किस्में हैं, तो ये भी इसी से रिलेटिव है, जो यानी कि GNG 469 दिया है। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि GNG 469 जो है, इसको क्या कहा जाता है? इसको सम्राट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सम्राट कहा जाता है। GNG 663 इसको वरदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वरदान कहा जाता है। और यहाँ पर GNG 956, ठीक है, तो यानी कि इस 1958 है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे 1958 है, तो इसको मरुधर कहते हैं। ठीक है, मरुधर के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर दो मुख्य हैं ये, यानी कि सम्राट और वरदान, ये मुख्य रूप से पूछा जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद करना है, क्योंकि जी आ रहा था, जी से मतलब ग्राम के नाम से, अगर डबल जी यहाँ पर आ जाता तो हम सीधे समझ जाते हैं कि ये मूंगफली की वैरायटी है। ठीक है, मूंगफली की $G10, $G20, $G5, ठीक है, इस प्रकार की अगर आ जा रहा है तो ये हो जाएगी मूंगफली की। यहाँ पर सिंगल जी है, तो यानी कि ये चना की वैरायटी है। तो डी ऑप्शन है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है निम्नलिखित में से शार्ट डे प्लांट है। मूंग है, उड़द है, धान है या उपयुक्त सभी।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, मूंग, उड़द और धान ये सभी शॉर्ट डे प्लांट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मोठ के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है 1 से 2 सिंचाई, 3 से 4 सिंचाई, 4 से 5 सिंचाई या उपयुक्त में से सभी। तो इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जो लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं वो लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं, यानी कि मोठ के लिए सिंचाई की आवश्यकता 1 से 2 सिंचाइयों की पड़ती है। ठीक है, क्योंकि मोठ जो होती है ये सूखा सहनशील किस्म में है, यानी कि सर्वाधिक सूखा सहनशील कर सकती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मोठ जो होती है इसलिए इसमें 1 या 2 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से पौध फल का प्रकार है। ठीक है, किसके फल का प्रकार जो होता है पौध कहलाता है, ये आपको बताना है। मूंग का, मोठ का, उड़द का या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौध का फल का प्रकार जो है ये यानी कि मूंग का भी होता है, मोठ का भी होता है और उड़द का भी होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर है। आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। मोठ में किस खरपतवार नाशी का उपयोग किया जाता है? एल्ट्राजीन, सीमाजीन, फ्लूक्लोरोलिन या 2,4-D। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं उसमें यानी कि अधिकतर हम फ्लूक्लोरोलिन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दलहनी फसलों में ये आपको याद होना चाहिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्लूक्लोरोलिन का प्रयोग किया जाता है मोठ खरपतवार नाशी के लिए। सी ऑप्शन राइट आंसर। आज का वीडियो हमारा यही समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। सभी लोगों को धन्यवाद।